हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर देखने वाले हैं दोस्तों। सेट नंबर 11 दोस्तों। जो बाय वन पीछे वाला टेस्ट सीरीज नहीं देखने में जाइए, पीछे टेस्ट सीरीज देखिए, पहले पूरा कंप्लीट देखिए दोस्तों। आज का सेट 11 और एक सेट और है, 12 सेट है पूरी दोस्तों। आज जो हम टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं दोस्तों 11 नंबर का, वो दोस्तों आपका पूछा गया है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से बीपीएससी सेकेंडरी टीचर्स 9th-10th एग्जाम में पूछा हुआ शॉर्ट पेपर है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको अच्छा से डिटेल से इसको पढ़ेंगे थोड़ा दोस्तों। आप लोग धीरे रखिएगा। पूछा गया प्रश्न ये सब है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी कराएंगे और 40 आपका पॉलिटी दोस्तों। भारत में असुरक्षित प्रजाति है, तो देखिए भारत में आपका जो असुरक्षित प्रजाति है दोस्तों, तो आपका कौन है, तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। देखिए गंगाई डॉल्फिन भी असुरक्षित प्रजाति है और काला हिरन भी असुरक्षित प्रजाति है दोस्तों, और एशियाई हाथी भी आता है दोस्तों। आपका तीनों हो जाएगा। देखिए और कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। भारत में असुरक्षित प्रजातियों में गंगाई डॉल्फिन आता है, काला हिरन आता है, एशियाई जंगली कुत्ता आता है, वो एटलन्स डियर आता है, ब्राउन बियर, गोर गूल, ग्रे इंडियन वुल्फ, अंडमान रेड, एशियाई गोल्डन केट, चार सिंग वाला मृग, और एशियाई हाथी एलिफस प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है दोस्तों, जो पश्चिम में भारत को लेकर पूर्व में बोर्नियो दूर तक पाया जाता है दोस्तों। एशियाई हाथी की 3 उपजातियां पहचानी जाती है। एफिलस मैक्सिमम श्रीलंका में है दोस्तों। भारतीय हाथी एशियाई मरुभूमि में तथा एफिल्स मैक्सिमम सुमात्रा इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप में पाई जाती है दोस्तों। हाथी परियोजना वर्ष 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों द्वारा वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गंगाई डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया दोस्तों 5 अक्टूबर 2009 को किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो कृषि का विस्तार है। क्या है दोस्तों, वन जो ह्रास का कारण है आपका कृषि का विस्तार है दोस्तों। आपका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई प्रजातियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है, तो बीच बचाओ आंदोलन, नवदायन आंदोलन दोस्तों, और तवा मत्स्य संघ दोस्तों। आपका एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, एक से अधिक दोस्तों इसमें भी। चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें फैक्ट बताते हैं। पारिस्थितिकी कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। कृषि के सतत विकास को दर्शाता है। बीच बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के हेवल घाटी क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। और बीच बचाओ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं में धूम सिंह नेगी, कुंवर परसुन, विजय जड़धारी आदि शामिल थे दोस्तों। चलिए हम लोग अब नवदायन आंदोलन की शुरुआत 1980 में के दशक में हुआ था। वंदना शिवा के नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए आंदोलन किया गया था दोस्तों। तवा मत्स्य संघ की स्थापना दोस्तों मछुआरों की एक सहकारी समिति है। इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदारों को दिया गया मछली पकड़ने के ठेका का विरोध में किया गया था दोस्तों तवा मत्स्य संघ की स्थापना। चलिए हम लोग ये एमपी में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 44 देखिए, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में किन राज्यों को कवर करता है दोस्तों, तो राजस्थान को करता है, गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को सरदार सरोवर बांध लाभान्वित राज्य दोस्तों। इतने राज्यों में सिंचाई किया जाता है इससे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई दोस्तों, क्योंकि इनके जलाशय में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए थे। अत्यधिक वर्षा से बांधों से पानी छोड़ना पड़ा और बाढ़ में व्यापक मृदा अपरदन हुआ दोस्तों। इससे एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसमें सभी सही है दोस्तों, कोई भी गलत आपका नहीं दिया गया है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अधिकांश नदी घाटी परियोजना में बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई, परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है दोस्तों। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से और पर्यावरण कारणों से ग्लेशियर के अधिक पिघलने से बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है दोस्तों। सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में असम आपका आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि शामिल है दोस्तों। बाढ़ के भयावह होने के कारणों में मानव निर्मित अवरोध, वनों की कटाई, नदियों के तलों में गाद अवसाद का अधिक जमाव आदि कारणों से होता है दोस्तों। अब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन है दोस्तों। कोसी बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रखना था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। उस प्रथम राज्य का नाम बताएं जिसने छत वर्षा का जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया दोस्तों। ये तमिलनाडु राज्य। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु वो राज्य है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। तो ये चावल में दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। चावल में है दोस्तों। फिर आपका गन्ना में भी दूसरा देश है दोस्तों। फर्स्ट ब्राज़ील है। चलिए और हम लोग देखते हैं। प्रथम चावल में चीन है, दूसरे में इंडिया है दोस्तों। गन्ना में प्रथम ब्राज़ील है, दूसरा में इंडिया है। इसलिए आपका कपास में देखिए भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। विश्व में प्रमुख कपास उत्पादन चीन करता है, उसके बाद भारत दोस्तों, उसके बाद अमेरिका दोस्तों। आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या है दोस्तों? तो भूमि सुधार है दोस्तों। संस्थागत सुधार पूछा है, इसलिए आपका भूमि सुधार आएगा संस्थागत सुधार में दोस्तों। देखिए संस्थागत सुधार में 8 कारण है दोस्तों, और कृषि में क्षेत्र में तकनीकी से संबंधित उसमें भी 6 कारण है दोस्तों। चलिए हम लोग पहले संस्थागत सुधार देखते हैं। देखिए संस्थागत सुधार के अंतर्गत आएगा आपका जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, खेतों का उपविभाजन और विखंडन को रोकना, लगान में कमी, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हकबंदी, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, भू स्वामित्व, कृषकों को हस्तांतरण। ये सब आपका कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार है दोस्तों। और देखिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी से संबंधित दोस्तों उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और कीटनाशक, कृषि का आधुनिकीकरण दूसरा हो गया। तीसरा में देखिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था, चौथा अच्छी भंडारण अवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, अच्छी वितरण व्यवस्था दोस्तों। ये सब आपका कृषि क्षेत्र में तकनीकी की संबंधित है दोस्तों ये सब। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कोडरमा जो है आपका अबरक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? अबरक के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 50 देखिए। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा कपड़ा उद्योग दोस्तों। कौन सा उद्योग होगा? कपड़ा उद्योग दोस्तों। भारत अपना आत्मनिर्भर है दोस्तों कपड़ा उद्योग पे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 51 देखिए। 51 में बोला जा रहा है खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो खरीफ में आपका आ जाएगा दोस्तों मक्का आ जाएगा। कौन सा आएगा? मक्का दोस्तों। मटर और गेहूं आपका रबी फसल का उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 52 देखिए। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो दोस्तों 1 वर्ष का जो समय लेती है वो आपका गन्ना पौधा है दोस्तों। कौन सा? गन्ना दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कपास आपका 4 से 6 महीने का लेता है। पटसन भी, चलिए हम थोड़ा इसको बताते हैं दोस्तों। पटसन भी आपका 4 से 5 महीना लेता है दोस्तों। 4 से 5 महीना पटसन को भी उपजाने में लगता है। और दोस्तों कपास को 5 से 6 महीना, कपास को जो है 5 से 6 महीना टाइम लगता है। जौ को दोस्तों 3 से 4 महीना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गन्ना उत्पादन एक उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय फसल है दोस्तों। गन्ने के उत्पादन के लिए 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 75 डिग्री से 150 डिग्री सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। गन्ना एक नकदी फसल है दोस्तों, और इसके लिए दोमट व काली मिट्टी उपयोगी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए यानी निर्मित संचालित किए जाते हैं? तो आपका राष्ट्रीय हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वार्षिक रिपोर्ट 2014-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है दोस्तों? तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आपका 10वां स्थान पे है। भारत जो है वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व के पर्यटन किस स्थान पे है? तो 10वां स्थान पे है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 देखिए, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? नई जलोढ़ मिट्टी का नाम आपका खादर है। क्या है दोस्तों? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम आपका बांगर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 56 देखते हैं। कौन सी मिट्टी कपास के लिए आदर्श है दोस्तों? कपास के लिए आपका काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 57 दोस्तों, भारत किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मौसिन राम में दोस्तों। कहाँ पे? मौसिन राम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है 58 देखिए, मेक्सिको में दोस्तों आपका मिल्पा हो जाएगा। मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका दोस्तों, और वियतनाम में रे हो जाएगा, और इंडोनेशिया में लदांग। इसको याद कर जाइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन से 100% रहेगा दोस्तों। देखिए, मेक्सिको से मिल्पा, ब्राज़ील से रोका, और वियतनाम में रे बोला जाता है किसी को दोस्तों, इंडोनेशिया में लदांग बोला जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है दोस्तों, भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था विनोबा भावे द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से होता है? तो अबरक से होता है। किससे दोस्तों? अबरक से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है दोस्तों? तो बिहार में आपका बरौनी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट स्थित है दोस्तों। कौन सा है? बरौनी दोस्तों। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी दोस्तों एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है दोस्तों। चलिए हम लोग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के सहयोग से अस्तित्व में आया और वर्ष 1962 में इसका संचालन हुआ था दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए वर्षद देखिए, भारत के प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाले निगम और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,001 के लिए आईएसओ का प्रमाण है दोस्तों। ये एनटीपीसी के पास है। किसके पास है दोस्तों? एनटीपीसी के पास है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 63 देखिए, 63 में बोला जा रहा है दोस्तों कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे और स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्न में किस विकल्प में वे शहर शामिल है दोस्तों? दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई दोस्तों। आपका एक ये सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था दोस्तों? तो ये आपका कांडला बंदरगाह होगा। कौन सा दोस्तों? कांडला बंदरगाह गुजरात के में पड़ता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और गैस के निक्षेपों में मामले में समृद्ध है दोस्तों। तो ये कोयला के मामला में समृद्ध है। किसमें मामले में दोस्तों? कोयले के मामले में समृद्ध है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 66 देखिए, कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो चीन आपका विश्व में सबसे बड़ा चावल उत्पादक है दोस्तों, चीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आपका इंडिया का स्थान है दोस्तों।
भारत राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी दोस्तों? तो 1952 में भारतीय राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर आप 68 देखिए, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी आपका चीन में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गोबी जो मरुस्थल है वो चीन में स्थित है दोस्तों। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है दोस्तों। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इसमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनिया, मोजाम्बे, तकलामाकन, काराकुम, सेरोनिन आदि मरुस्थल आते हैं। तो अफ्रीका में सहारा मरुस्थल पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया सिम्पसन ऑस्ट्रेलेकिया गिब्सन मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 सीन नदी किस नगर में स्थित है दोस्तों? सीन आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पेरिस में सीन आपका स्थित है। चलिए हम टाइबर देखिए, सी नदी तो पेरिस में हो गया दोस्तों। आपका टाइबर नदी देखिए आपका कहाँ है? रोम इटली में दोस्तों। न्यूयॉर्क में हेडसन नदी है। वाशिंगटन डीसी में पोटोमेक नदी है। वाशिंगटन डीसी में पूछ लिया जाए पोटोमेक नदी है। न्यूयॉर्क में हेडसन है। और टाइबर नदी दोस्तों रोम इटली में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 71 देखिए, विश्व का कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन दोस्तों कौन है? बांग्लादेश विश्व का कच्चे पटसन का उत्पादन करता है दोस्तों, बांग्लादेश। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, किसे भारतीय राज्य में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लो अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों? तो बिहार में आपका लो अयस्क उपलब्ध नहीं है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है दोस्तों? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिप में स्थित है दोस्तों। एल्सवर्थ पर्वत श्रेणी दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक देशों ने यहाँ पे अपने शोधशालाएँ स्थापित किया है। इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है, की उपमा दी जाती है दोस्तों। FSZ कासिम के नेतृत्व में भारत का प्रथम वैज्ञानिक दल इस महाद्वीप पर 1981-82 में गया था दोस्तों। और देखिए दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में, मैत्रेयी 1989 में और भारती 2012 में शोध केंद्र की स्थापना किया गया था दोस्तों। भारत ने अपना राष्ट्रीय अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया है। भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में 2008 में हिमाद्री शोध केंद्र स्थापित किया है, आर्कटिक क्षेत्र में 2008 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। कौन सी है दोस्तों? अमेजन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? गेहूं उत्पादक जो भारत का अधिकतम उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये आपका यूपी है। कौन सा राज्य है दोस्तों? यूपी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, रियो 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 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है दोस्तों। तो पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास और दोस्तों विश्व शांति आपका एक से अधिक होगा दोस्तों। इसमें पर्यावरण संरक्षण और विश्व सतत विकास उपलब्ध है दोस्तों। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में आयोजित किया गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है। और जो 1989 में लागू किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत से संबंधित है दोस्तों। चलते हम लोग रियो डी जेनेरियो ने प्रथम पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए,
विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? ये आपका चीन है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन कौन सा देश करता है? चीन दोस्तों। चलिए कुछ हम इस पर एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक लो अयस्क सूती वस्त्र और चावल, रेशम वस्त्र, सीमेंट का उत्पादन चीन करता है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत करता है। विश्व का सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है साथियों। विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान करता है। विश्व का सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन ब्राजील करता है। अब विश्व का सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में होता है। विश्व का सर्वाधिक सोना का उत्पादन चीन करता है दोस्तों। अब विश्व का सर्वाधिक सोना का संरक्षित भंडार यूएसए में पाया जाता है दोस्तों। अगर भंडार पूछ लिया जाए संरक्षित भंडार तो कहाँ चीन पाया जाता है सोना का? तो चीन में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारत सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? डिगबोई में। कहाँ दोस्तों? डिगबोई में, जो इसमें कोई नहीं है दोस्तों। देखिए सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1866 ईस्वी के आसपास असम में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई यूएसए में 1859 में किया गया था। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थापित किया गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1901 में किया गया था। तो बम्बई हाई तेल के उत्पादन 1974 में से प्रारंभ किया गया था। बम्बई हाई तेल उत्पादन सागर जहाज सहयोग से होता है दोस्तों। और सागर जहाज के सहयोग से तो बम्बई में तेल निकाला जाता है दोस्तों। बम्बई हाई तेल उत्पादन जहाज जापान का सहयोग प्राप्त है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है दोस्तों? तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करेगा वो आपका दोस्तों चीन ही करेगा। कौन सा देश करेगा एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादन दोस्तों? तो चीन करेगा। चीन दोस्तों एल्युमिनियम का उत्पादन में सबसे आगे है दोस्तों। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है और बॉक्साइट नाम फ्रांस ने सर्वप्रथम प्राप्त स्थान से संबंधित है दोस्तों। बॉक्साइट नाम कहाँ से पड़ा था एल्युमिनियम का दोस्तों? तो फ्रांस में सर्वप्रथम प्राप्त स्थान से संबंधित है। एल्युमिनियम पृथ्वी की प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु है दोस्तों। एल्युमिनियम का प्रमुख उत्पादक देश चीन अतिरिक्त भारत, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। देखिए और इसके कुछ फैक्टर देखिए। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विक्टोरिया मरुस्थल का नामकरण ब्रिटेन की महारानी से संबंधित है दोस्तों। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन, गिब्सन आदि महत्वपूर्ण मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूबियन मरुस्थल सूडान के उत्तर पूर्व में स्थित है। न्यूबियन मरुस्थल दोस्तों विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान में फैला है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। यह मरुस्थल खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे तांबा, नाइट्रेट, बोरोन। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, पॉलिटी देखते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर हम अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अगर देखें तो यूपी में आपका लोकसभा में 80 है दोस्तों, महाराष्ट्र में आपका 48 है, पश्चिम बंगाल में आपका 42 है और बिहार में 40 है दोस्तों। लेकिन यहाँ अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र पूछा है दोस्तों। अगर देखते हैं कोई क्लियर नहीं है दोस्तों कि लोकसभा पूछ रहा है कि विधानसभा पूछ रहा है। अगर विधानसभा देखते हैं तो यहाँ 403 है दोस्तों, महाराष्ट्र में आपको 288 है, अब पश्चिम बंगाल में 294 है और बिहार में 243 है दोस्तों। तब किस हिसाब से मारिएगा आप सोचिए, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा इसमें दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्या लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप है? क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप है?
यह अधिक उत्तरदायी है दोस्तों, सही बात है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। यह मतभेद एवं संघर्ष को निपटारा करता है दोस्तों, आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो ये करेगा आपका मंत्री परिषद की सलाह से दोस्तों। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से दोस्तों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है और 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, और 74 में राष्ट्रपति को जो स्वविवेक अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर शेष कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होंगे, उनके सलाह से कार्य करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 125 देखिए, दल बदल विरोध कानून क्या सुझाव देता है दोस्तों? पार्टियों को बदलने से रोकने से संबंधित है दोस्तों दल बदल कानून। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे लागू किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे 126 देखते हैं। 126 बताया जा रहा है दोस्तों, किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है और जनता के लिए एवं जनता द्वारा दोस्तों। तो ये अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है। किनका दोस्तों? अब्राहम लिंकन का। किसका कथन है कि लोकतंत्र सरकार जनता की है, जनता के लिए, जनता द्वारा दोस्तों? ये अब्राहम लिंकन का है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। अब्राहम लिंकन दोस्तों दास प्रथा का उन्मूलन 1865 में किए थे, और अब्राहम लिंकन 1861 से 1865 के मध्य यूएसए के राष्ट्रपति थे दोस्तों। इनके कार्यकाल में गृहयुद्ध 61 से 65 के बीच अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ गया था दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इंडिया है दोस्तों। आप प्रथम लोकतांत्रिक देश अगर पूछे तो अमेरिका को आप लोग लगाइएगा। चलिए 127 देखिए, शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दोस्तों। किस में आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों, क्योंकि 21 का क में इसे जोड़ा गया दोस्तों। 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, इसलिए आपका बी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 128 देखिए, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है दोस्तों? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग 129 देखते हैं। कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था दोस्तों? सुरेंद्र चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। तो कौन नहीं थे? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य इनमें से कोई नहीं थे दोस्तों। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना आदि भी सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। और संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय ने किया था। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 292 सदस्यों में ब्रिटेन भारत प्रांत से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से और 93 देशी रियासत से चुनकर आए थे दोस्तों। चलिए, संविधान सभा सदस्यों की संख्या 299 रह गई, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान देश बनाने की स्थिति के कारण दोस्तों। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, प्रथम बैठक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 130 देखिए, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह वित्तीय मामलों से संबंधित है दोस्तों। देखिए, धन विधेयक जो है वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है धन विधेयक को, ये आपका सही है दोस्तों। देखिए, ये भी गलत है। केवल लोकसभा में पारित होता है, लेकिन राज्यसभा में भी इसे भेजा जाता है, केवल राज्यसभा में, ये भी गलत है। आपका इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ये भी आपका गलत है दोस्तों। इसकी प्रकृति सभापति द्वारा प्रमाणित किया, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए
थोड़ा लोकसभा के धन विधेयक के बारे में जानिए दोस्तों। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में वर्णित है दोस्तों। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने करने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है दोस्तों। राज्यसभा धन विधेयक 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस भेजती है, और राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर वापस नहीं भेजती है तो दोनों सदनों द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है दोस्तों। यदि राज्यसभा के अंदर संशोधन कर धन विधेयक भेजती है तो लोकसभा उस संशोधन को स्वीकार करती है तो संशोधित सहित पारित माना जाएगा अथवा उसी रूप में पारित माना जाएगा जिससे पूर्व में लोकसभा ने पारित किया था। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से स्पीकर लेंगे दोस्तों। 131 देखिए, भारतीय उच्चतम न्यायालय के अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो 25 जनवरी 1950 को दोस्तों। आपका गलत है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। क्या बोला क्वेश्चन कि भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया दोस्तों? अस्तित्व में आपका 26 जनवरी 1950 को आया दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा इसमें भी दोस्तों। इसका उद्घाटन दोस्तों 28 जनवरी 1950 को किया गया था, और उच्चतम न्यायालय के भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी न्यायालय था दोस्तों। फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में को हुई थी। फेडरल कोर्ट की स्थापना दोस्तों। उच्चतम न्यायालय संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में मध्य वर्णित किया गया दोस्तों। अगर उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, सही बात है दोस्तों। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। फिर दोस्तों आपका यह एक त्वरित न्याय, ये भी सही है। यह सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाते हैं, सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाते हैं, आपका ये भी सही है दोस्तों। एक सर्वोच्च न्यायालय, यह एक सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 133। विश्व के किस देश ने 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद के एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया दोस्तों? तो ये कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका था दोस्तों। कौन था? दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 134। राष्ट्रीय बियोर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय बियोर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी को। बियोर का युद्ध 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। बियोर युद्ध दोस्तों, इसलिए उस 25 जनवरी को बियोर दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। आप 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। भारत में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गलत चुनना। इस परिषद में 15 सदस्य हैं और जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी चुने 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है दोस्तों। ये सही है, ये हमें गलत चुनना है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो होता है, ये भी आपका सही है। IMF और विश्व बैंक इसकी निर्धारण कर एजेंसियाँ, ये गलत है दोस्तों। आपका सी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर आप 136 देखिए, चुनावी कदाचारों पर कौन सा कथन प्रतिभारित होता है? तो चुनावी कदाचारों पर कौन सा कथन प्रतिभारित है? सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास दोस्तों। तो आपका 1 से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? 1 से अधिक सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 137 देखिए, मंडल आयोग 1980 की रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो दोस्तों 27% की थी। कितने दोस्तों? 27%। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार
कहा जाता है साथियों। थोड़ा ये तो जान भी करते हैं दोस्तों, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए थे भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। इसमें आपका कोई नहीं है, आपका ये होगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा मंडल आयोग के बारे में जानिए आप लोग दोस्तों, जो ऊपर में दिया गया था उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1969 के को कमेटी ने गठित किया था दोस्तों। मोरारजी देसाई और जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया था दोस्तों। तो ये 7 अगस्त 1990 को संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग सिफारिश को लागू करने की घोषणा की और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग सिफारिश को लागू कर दिया गया था। 1992 में उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी को 27% आरक्षण वैध ठहराया और उच्चतम न्यायालय ओबीसी को में से क्रीमी लेयर को बाहर रखने की सिफारिश की थी। वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपये से ऊपर रखा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 139 दोस्तों, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि अल्पसंख्यकों को जो विशेष दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, सब आपका है। अल्पसंख्यकों के प्रति जो विशेष है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ही, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों सभी दिया गया। थोड़ा आप लोग इसको बारे में जानिए। अल्पसंख्यकों से संबंधित मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 में, तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति संबंधित अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 30 में दोस्तों शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 140 देखिए, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इसमें दोस्तों 300 से अधिक सदस्य थे, तो देखिए आपका ये गलत है दोस्तों। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी दोस्तों, ये आपका सही है। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी दोस्तों। और संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछ लिया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को होगा और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, लेकिन संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी सभा में राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1952 तक दोस्तों अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए 141 में, कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है दोस्तों। देखिए बेल्जियम मॉडल का तत्व जो नहीं है, तो बेल्जियम की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय समान प्रतिनिधि थे दोस्तों, सही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है दोस्तों, ये भी सही है। 2 सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है दोस्तों। आपका एक से अधिक, इनमें से सभी सही है दोस्तों। चलिए आप लोग थोड़ा जानिए। बेल्जियम का संविधान निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार और डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर थी दोस्तों। फ्रेंच और डच दोनों समुदायों की संख्या समान प्रतिनिधित्व मतलब बराबर थी दोस्तों। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें फ्रांसीसी और डच दोनों का समान प्रतिनिधित्व है। बेल्जियम में एक तीसरी प्रकार की सरकार है जिसे सामुदायिक सरकार कहा जाता है। बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती है दोस्तों। आज सामुदायिक सरकारें आम लोगों को भी शासन में शामिल करती है दोस्तों। बेल्जियम यूरोप में उत्तर राजनीति का एक मॉडल है दोस्तों, उदार राजनीति का मॉडल है बेल्जियम यूरोप में दोस्तों। भारत में संघीय मॉडल कनाडाई मॉडल पर आधारित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 142 है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका ने एक अधिनियम पारित किया था दोस्तों। तो 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में दिया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों 143 में
कि पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है दोस्तों। देखिए, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा करती है, सही बात है दोस्तों। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप से शक्ति बंटवारे सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा करते, सही है दोस्तों। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शांति बंटवारे की आवश्यकता होती है, ना भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। आपका एक से इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, सब सही है दोस्तों। देखिए, पावर शेयरिंग के बारे में कोई कथन गलत नहीं है दोस्तों। आपका इसमें जितना भी कथन है सभी सही है दोस्तों। पावर शेयरिंग का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति का विभाजन। पावर शेयरिंग के कार्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से बंटवारा और विभाजन करना है। भारत में संघीय ढांचा है जो कनाडा देश से लिया गया है। यह एक संघीय ढांचा की मुख्य विशेषता शक्तियों का बंटवारा होता है दोस्तों। भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच क्षेत्राधिकार का विभाजन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों। तो समवर्ती सूची में आपका है जंगल शामिल है दोस्तों। कौन है? जंगल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है दोस्तों। तो चीन में दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। कहाँ पे? चीन में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है दोस्तों। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों, सभी लिंगों के लिए समान वेतन दोस्तों। समान पारिश्रमिक अधिनियम यही करता है। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश को राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का यह स्टेटमेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों की अनदेखा करता है। आपका ये सही है दोस्तों। लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखी करता है दोस्तों। चलिए हम लोग कुछ जान लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। लोकतंत्र शासन प्रणाली राजतंत्र को समाप्त कर स्थापित किया गया है। लोकतंत्र का आधुनिक समय में शुरुआती अमेरिका से हुआ था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन में गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र है। चीन में क्या? गणतंत्र है लेकिन लोकतंत्र नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र की एक बड़ी समस्या है जनता के वायदे और समस्याओं का निदान करने में रुचि बहुत कम लेती है। पर नेताओं के द्वारा चुनाव के कुछ माह पूर्व से चुनाव के दिनों में तक केवल जनता के साथ ऊपरी तौर पर जुड़ाव होती है। उसके बाद उनके ज़रूरतों का अनदेखी करते हैं। जनता का अशिक्षित होने का कारण धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण भावनाओं के आधार पर मतदान कर अयोग्य उम्मीदवार को प्रतिनिधि चुनते हैं दोस्तों। इसीलिए विकास नहीं होता है दोस्तों। 149 देखिए, कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है दोस्तों। तो फिर से देखिए, कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। वे देश के लिए कानून बनाते हैं, निभाते हैं दोस्तों, सही बात है। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, अब ये भी सही है। और उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ये गलत है दोस्तों। ये सभी एक नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा दोस्तों। राजनीतिक दलों बिना लोकतंत्र का कल्याण नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में मतदाता और राजनीतिक पार्टी हृदय और आत्मा की तरह होते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति विचारधाराओं आधार पर निर्माण होती है। राजनीतिक दलों में एक राजनीतिक दल संयुक्त रूप से बहुमत साबित कर शासन करते हैं दोस्तों। विश्व के अधिक लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन देशों में 2 दलीय व्यवस्था है। चीन में 1 दलीय शासन प्रणाली है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 150 देखिए, एक
एक राज्य पार्टी बनाने के लिए राज्य पार्टी के राज्य विधानसभा एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षित करना होगा। तो दोस्तों उसे कम से कम 6% वोटों को सुरक्षित करना पड़ेगा। दोस्तों कितना दोस्तों 6%, कम से कम 8% दोस्तों 8% वोटों को सुरक्षित करना पड़ेगा। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए चलिए देखते हैं, इधर आपका बी में दिया गया 8%। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित करना होगा। 2011 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी लोकसभा या विधानसभा में एक भी सीट नहीं जीतती है लेकिन कुल वैध मत का 8% मत प्राप्त करता है तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। चुनाव आयोग 2019 की घोषणा के अनुसार एक राजनीतिक दलों को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो या लोकतंत्र या राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर भी जीत दर्ज करे या उसने कम से कम राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो। फिर देखिए किसी भी राजनीति दल को राज्य स्तरीय दल होने के लिए यदि वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है साथ ही यह उस विधानसभा में 2 सीटें जीतता है तो लोकसभा चुनाव में राज्य में वैध मत का 6% मत और उस राज्य में लोकसभा में 1 सीट जीतता हो या विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जीतता हो तो राजनीतिक पार्टी को मान्यता चुनाव आयोग देते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये आपका स्विट्जरलैंड होगा। कौन होगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 152 देखिए। जब केंद्र और राज्य सरकारें से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था दोस्तों? काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन, ये आंदोलन दोस्तों आपका उभरा था 1966 में। काली शक्ति आंदोलन कब उभरा था? 1966 में। दोस्तों देखिए ये क्या था, तो काली शक्ति आंदोलन, काली मुक्ति आंदोलन 1966 से 1980 के दशक में चलाया गया था। दोस्तों यह आंदोलन यूएसए में चलाया गया था। 16 जून 1966 को मार्च में अंगेस्ट फियर के दौरान ग्रीनवुड मिसिसिपी में एक भाषण में कारमाइकल ने काली शक्ति के नारे में मार्च करने वाले नेतृत्व दिया था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया गया था। अक्टूबर 1966 में हाई पी न्यूटन और बॉबी सील ने ब्लैक पैंथर पार्टी की स्थापना की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में काला के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इनका हत्या कर दिया गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 354 अनुच्छेद 354। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है दोस्तों? तो मुकदमे और कार्रवाई। किससे संबंधित? मुकदमे और कार्रवाई से। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे दोस्तों? उपर्युक्त में से इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों जितना मन इच्छा होगा उतना बार वे राष्ट्रपति रह सकते हैं। चलते हम लोग 157 देखते हैं। भारतीय राष्ट्र संविधान को बनाने में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। दोस्तों चलिए 158 देखिए। लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी दोस्तों? तो मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। चलते हैं हम लोग 159 में। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये
राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की स्थापना 1900 दोस्तों 92 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे गलत दिया गया, ये आपका 1993 होना चाहिए था दोस्तों। होगा दोस्तों, होना नहीं चाहिए, होगा कंफर्म। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1993 में दोस्तों। 90 दिया, 91 दिया, 92 दिया दोस्तों, इसमें एक भी सही नहीं है दोस्तों, आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसने 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है दोस्तों? 360 में वृत्तीय आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को दोस्तों। देखिए राष्ट्रीय आपात आपका 352 अनुच्छेद में दिया गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में द्वारा लगाया जाता है दोस्तों। और वृत्तीय आपात आर्टिकल 360 दोस्तों। और भारतीय संविधान के भाग 18 में दिया गया है 352 से 360 तक सभी आपातकालीन शक्ति दोस्तों। और चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग। वृत्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के 2 माह के अंतर्गत संसद की अनुमति अनिवार्य है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आपका वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों।